नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 नाम में आपका स्वागत है। और आज हम इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन के यूनिट 3 और 4 को आज कवर करेंगे। और वो है हमारी फर्स्ट जो 3 यूनिट है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, या जिसे हम वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं, जिसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुए थे, उनके कॉजेस और जो उनके परिणाम निकले हम उनका बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो रियलिज्म की थ्योरी है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे थर्ड यूनिट पर। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो विश्व व्यवस्था का विकास। आज हम जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं, जिस समय हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे भाग रहा है, डेवलपमेंट करना है, वो पहला ऐसे नहीं था। बहुत सारे ऐसी ऊपर नीचे बातें हुई हैं, ऐसे ऊंच नीच हुए हैं, जिस कारण उनको समझ में आया कि हमें विकास करना है तो हमें मिलजुल कर चलना पड़ेगा। हम ऐसे विकास नहीं कर सकते हैं और हमें हर बात को शांतिपूर्ण ढंग से ही सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास में ऐसे ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्हें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, जिसने पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया। और जहाँ पर हम ये सोचते थे कि ऐसे युद्ध करके हम अपने आप को डेवलप और सुरक्षित कर पाएंगे, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। ये जो एक विचारधारा उत्पन्न हुई थी उस टाइम वो गलत साबित हुई। तो कुल मिला के जो इसके रिजल्ट्स निकले ना वो यही थे कि तबाही ही तबाही हमें देखने को मिली थी। तो बाद में हमें अकल आई, यानी कि जो बड़ी शक्तियां थी जो ये समझती थी कि सिर्फ हम युद्ध से और अपनी ताकत को दिखाकर ही हम डेवलप कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं, हम सभी डेवलप कर सकते हैं, ये बात नहीं थी, सिर्फ हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस जो मूलभूत विचारधारा थी ना इसको ठेस पहुंची। और जो एक बात समझ में है कि अगर हमने विकास करना है तो हम सभी को मिलजुल कर चलना पड़ेगा, हम अकेले विकास नहीं कर सकते। और युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी युद्ध से इतना लॉस हो गया था कि आज भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे अगर साउथ अफ्रीका वाली बात करूं तो वो बिना वजह पिस गई थी इसके बीच में, लेकिन आज भी वो गरीबी की हालत में है। इंडिया तो फिर भी उभर चुका है काफी हद तक, बाकियों का तो बहुत बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कारण थे। इस इकाई में आपको विभिन्न सभ्यताओं के माध्यम से विश्व व्यवस्था का अवलोकन मिलेगा। पश्चिम का उदय कैसे हुआ, संघर्ष कैसे उदय हुआ, प्रथम और विश्व युद्ध क्या हुआ। क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर तक पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आज का वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, इंडिया में भी हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं प्राउडली अगर हम वेस्टर्न ड्रेसेस डालते हैं। हम इंडियन ड्रेसेस को कम प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हम बहनजी टाइप फील करते हैं, लेकिन जब हम वेस्टर्न ड्रेसेस डालते हैं तो हम उसमें मॉडर्न फील करते हैं। तो ये कल्चर कैसे एकदम से इतना डेवलप हुआ, क्या रीज़न थे, आज हम उनको इस यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना को अगर आप देखोगे तो मनुष्य की पुत चाह ने दुनिया में बेहतर खोजों की, परंतु अकल्पनीय स्तर पर युद्ध भी हुए हैं। यहाँ देखो इसका पूरे का क्रक्स ये है कि देखो मनुष्य है जो वो इच्छाओं से भरा हुआ है। एक पूरी होगी दूसरी चाहिए, एक पूरी होगी दूसरी चाहिए, दूसरी पूरी होगी तीसरी चाहिए, तो वो इच्छाएं चलती रहती हैं। और किसी इंसान में इच्छाएं इतनी होती है, किसी में इतनी होती हैं। ठीक है, तो उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए कई बार तो बहुत सारे इंसान कुछ भी कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर देखोगे तो उसमें ये था कि मुझे राज करना है, मुझे पूरे ब्रह्मांड पर राज करना है। तो इस चक्कर में युद्ध ही युद्ध इतने हुए कि बहुत नुकसान हो गए थे। आपके इस एरिया में यही चीज़ें बताई गई हैं, तो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा इसको, समझाने वाला कोई नहीं है। और प्राचीनता से आधुनिकता तक भी आप ये एरिया पढ़ सकते हैं, जिसमें लोकतंत्र की बात की गई है। ये बताया गया कि खाना बदोश हम पहले हुआ करते थे। ठीक है, बाद में हमें कृषि करना पड़ा तो हमने नगरीय सिस्टम शुरू कर लिया, हम झुंड में नहीं रहने लगे, अब हम नगर बनाने लगे, फिर घर बनने लगे। कहने का मतलब ये कि डेवलपमेंट प्राचीनता से कैसे कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, और उस डेवलपमेंट ने ही पूरे इस एरिया को नाश कर दिया। इच्छाएं जैसे जैसे बढ़ती गई, डेवलपमेंट हम जैसे जैसे करते गए, हमें वैसे वैसे ही और ज़्यादा अहंकार होने लग गया। और इस ईगो सिस्टम ने ही पूरे विश्व में एक जो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर हम पश्चिम का उदय माने तो पश्चिम हम उन कंट्रीज के लिए डिनोट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री, जैसे कि यूएस है, रशिया है, अमेरिका जैसे ब्रिटिशर्स हैं, इन सब के लिए हम जो पश्चिम का शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लगभग 1500 ईस्वी में यूरोप आधारित सभ्यता दुनिया में प्रमुख सभ्यता बन गई थी। पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण का पर्याय बन गया था। पश्चिमीकरण का मतलब ये होता था, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब ये होता था कि मॉडर्निटी, यानी कि सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को साबित करने के लिए आगे बढ़ने का जो बहुत बड़ा स्टेज था,
वो पश्चिमीकरण में हमें दिखता था। इस वजह से सभी लोग जो भी हैं वो पश्चिमीकरण को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, कि कहते हैं कि हमें भी पश्चिमीकरण में ही जाना चाहिए। अब आप देखो, वो हमारे इंडिया से कितने लोग अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ अच्छा भविष्य है। वो ये सोचते हैं कि वहाँ पर अगर हम 3 साल मेहनत कर लेंगे ना, तो 3 साल के बाद हमारे आने वाली जनरेशन बहुत सुखी हो जाएंगी। तो इस चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट को अपना रहे हैं, कल्चर को अपना रहे हैं, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर वहाँ में पीआर हो रहे हैं, जिन्हें हम एनआरआई बोलते हैं। ठीक है। तो 1500 ईस्वी में ये लगभग शुरू हो गई थी, एंड देन उसके बाद जो उसका टाइम रहा था, बढ़ता ही बढ़ता बढ़ता, और आज भी आप देख सकते हो कि ये सभ्यता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, डेवलप हो चुकी है, कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनका अनुसरण कर रहे हैं। मतलब ये चाह रहे हैं कि हम भी इन्हीं की तरह बने। ठीक है। और कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का रीज़न भी यही सभ्यता थी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की ओर। देखो, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर जो युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हो गया था। ठीक है। आप लोग ये जानते हो कि आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद तो देखो, कोई भी देश हो अगर उसके राजा को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो युद्ध तो पक्का ही है। ठीक है। यह एक तरफ मित्र और संबंधित शक्तियों और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। देखो, मित्र राष्ट्र थे, कुछ ग्रुप्स बने हुए थे, और एक दूसरी तरफ थे केंद्र शक्तियाँ। ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके बीच में बेसिकली लड़ा गया था। पूर्ववर्ती में शामिल थे ये फ्रांस, जो फर्स्ट था, फ्रांस, ब्रिटिश, रूस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 3 साल बाद शामिल हुआ था। अमेरिका तो देखो 3 साल बाद आ गया था, लेकिन जो पहले वाले थे ना, वो मित्र राष्ट्र कहा करते थे। और जापान जो बाद में शामिल हुआ। और जो केंद्र शक्ति, देखो एक चीज याद रखना, जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटिश, फ्रांस और इटली थी। अमेरिका और जो जापान था ना, वो बाद में शामिल हुए थे। जो केंद्र की शक्तियां थी वो थी जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल। ऑटोमन साम्राज्य वो साम्राज्य जिसे आप अफगानिस्तान वाले एरिया का समझ लो, वो ऑटोमन है। ठीक है। आज के जो दुबई में हैं लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के जो किंग्स थे उनको मार कर, उनकी हत्या कर कर, उनकी जो मतलब शासन को अपने हाथ में लेकर, आज दुबई के जो ये किंग्स इतने बड़े हुए हैं ना, ये सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य के खत्म खात्मे के बाद है, और इनका हाथ इसमें कहा जाता है। ठीक है। तो ऑटोमन साम्राज्य का वो अफगानिस्तान जो एरिया है उसके हम दुबई के कुछ एरियाज को हम इसमें शामिल करते हैं। दुबई तो चलो फिर बाद में है, लेकिन उसी के एरिया से ही सब चीज़ें डिनोट होती हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण हुए। तो देखो, 1789 की फ्रांसिस क्रांति के बाद ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण कारक बन गया था। ठीक है। अपने देश के लोगों की बड़ी एकता, बड़ी जुनून से स्थापित हो गया था कि यार, हमारे राज्य के बारे में अगर कुछ बोलेगा ना, तो हम तो मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम मार देंगे, ऐसे बात होगी। तो इससे एकता के साथ साथ विभाजन भी हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था, देखो कुछ लोग सोचते थे कि हमारा एरिया अच्छा है, कुछ लोग कहते थे हमारा एरिया, इसलिए जर्मन दो भागों में बट गया था। ठीक है। बीच में आ गई थी जर्मन की वो दीवार, जैसे 1993, पता नहीं 83 89 के आसपास जाकर उसे हमने डिमोलिश कर दिया था। ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो जर्मन और इतावली पूर्ण एकीकरण राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिणाम थे। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और बाल्कन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में राष्ट्र स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता था। ठीक है। मैं आपको कंक्रीट चीज बताता हूँ, प्रथम विश्व का कारण क्या था। तो देखो, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा भावना रखना। हमारा बहुत अच्छा राष्ट्र है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया, भारत माता की जय। हम अगर सेना की बात करें तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि हम इंडिया के लिए हैं, हम इंडिया के लिए जिएंगे और इंडिया के लिए ही मरेंगे। और अगर पूरी बात मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर यही क्रक्स निकलता है कि सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही युद्ध हुए हैं। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे ना हमारा राष्ट्र बेस्ट है, तो कोई अगर दूसरा हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो हम उससे मुंह से बात नहीं करेंगे, हम हाथों से बात करेंगे, युद्ध से बात करेंगे। तो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं मुख्य कारण था विश्व राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले दो जो युद्ध थे उनका। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण था आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद का मतलब देखो क्या होता है, कि उस टाइम कॉलोनीज बन रही थी। जितना चाहे एरिया को कैप्चर करो, वहां से पैसा ले लेकर अपने राष्ट्र में लेकर आओ। जो ब्रिटिशर था वो क्या करता था, कैप्चर्स करता जा रहा था कहीं 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 कहीं, ताकि मुझे बहुत सारे उपनिवेश मिल जाए, छोटे छोटे एरियाज मिल जाए, जहाँ की मैं प्रॉपर्टीज को उठा उठा कर अपने यहाँ ले जाऊँ और उनको अपने अंदर रखूँ। क्योंकि उस टाइम ये था कि जो राष्ट्र के पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा अमीर माना जाता है, जिसके पास इंडस्ट्रीज उस टाइम ज़्यादा होंगी, तो वो ज़्यादा ताकतवर और अमीर होगा। ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए उस टाइम आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति चली हुई थी, और ये भी कहीं ना कहीं कारण माना जाता है
कि अगर आप किसी राष्ट्र को जाके ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो नॉर्मल सी बात है, वो एक दिन चुप रहेगा, 2 दिन चुप रहेगा, तीसरे दिन जब उसको पता लग जाएगा तो उसने विद्रोह करना ही करना है। फिर था गुप्त संधियाँ। अंदर ही अंदर ना बहुत सारी गुप्त संधियाँ हो रही थी, जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी का निर्विवाद नेता था, ठीक है, यूरोपीय राजनीति पर हावी था वो। बर्लिन कांग्रेस के बाद रूस के खिलाफ जर्मन और राष्ट्रीय की हंगरी के बीच एक गुप्त संधि हो गई, ठीक है। आप देखो कि ट्रिपल अलायंसेस भी हो रहा था, त्रिसंधि भी हो रही थी, त्रिय गठजोड़ भी हो रहे थे, फ्रांस रूसी समझौता हो रहा था। ये क्या रीजन था? पता क्या होता है, जब वर्ल्ड में ना उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था वो ये था कि उस बंदे को मैं कैसे नीचा करूं। अब हर किसी के पास तो कम्युनिकेशन था, उनको पता लगता रहता था एक दूसरे के पास क्या है। तो अंदर ही अंदर जैसे हम बोलते ना, किसी के लिए कांटे बो देना, ठीक है। और मतलब या तो हम उसके दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे, या हम उसकी कोई ऐसी कमजोरी पकड़ेंगे जिसे मैं, जो मेरे से साथ सेम विचार रखेगा ना, कि मुझे मान लो अगर अमेरिका को हराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो जाऊंगा चीन के पास, मैं जाऊंगा या तो उत्तर कोरिया के पास, क्योंकि ये दोनों उसके बड़े दुश्मन हैं। मैं उनको कमजोरी बताऊंगा जाके भी, देखो ऐसे है, तुम मेरे साथ अलायंस कर लो, हम दोनों मिलकर उसको नीचे दिखा देंगे। कई बार हम करते हैं ना, फ्रेंड किसी को दूसरे को नीचे दिखाने के लिए हम 3 फ्रेंड्स एक हो जाते हैं, वो अकेला पड़ जाता है। कुछ इस तरह के समझौते यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। तो इन संधियों को आप पढ़ लीजिएगा, संधियों को याद भी रख लेना। और दूसरा, हथियारों की दौड़। ग्रैब करो हथियार जितने हो सकते, क्यों? क्योंकि उस टाइम सिचुएशन सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अगर कोई छोटी सी बात भी मेरी ईगो को हर्ट करेगी तो युद्ध पक्का। और युद्ध लड़ा कैसे जाता है? ताड़ियाँ तो हम मारेंगे नहीं, वहाँ पे जाके ताड़ियाँ मारेंगे, और उसके लिए तो हमें हथियार चाहिए ना, हथियार। फिर वो यहाँ इकट्ठा शुरू हो गया था, निशस्त्रीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। उनको ये था कि बस कैसे भी करके जिसके पास ज़्यादा हथियार हो गए, चाहे बंदे कम हो, लेकिन हथियार इतने होने चाहिए कि सामने वाला मर जाए लेकिन हमारे हथियार ना खत्म हो। उसके बाद बात करते हैं एंग्लो जर्मन नौसेना प्रतिद्वंदिता। देखो, हथियारों की दौड़ के बाद जो एंग्लो जर्मन नौसेना प्रतिद्वंदिता प्रभुत्वशाली हो गई थी। ब्रिटिश एकमात्र महाशक्ति था जो 19वीं शताब्दी के अंत तक सागर का राजा था, ठीक है। और युवा शासक कैसर विलियम द्वितीय के अधीन जर्मनी ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के बाद ब्रिटेन ने अपना एकांत छोड़ दिया और समुद्र में बढ़ते जर्मनी का मुकाबला करने के लिए कूद पड़ा। नेवी सिस्टम मजबूत करना। ये बात आप सभी जानते हो कि एक टाइम था जब हम सिर्फ यही कहते थे कि अगर नेवी सिस्टम किसका बेस्ट है तो वो है ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि वो खुद सागर के पास बसा हुआ है, ठीक है। तो उसने देखा है किस तरीके से उसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी तक, यानी कि अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, तो 19th सेंचुरी तक यही कहा जाता था कि भाई ब्रिटिशर्स से पंगा मत लेना, उसकी नौसेना बहुत अच्छी है। लेकिन जर्मन के जो वो थे, क्या बोलते हैं, शासक केसव विलियम, उन्होंने इस बात को खत्म कर दिया। तुम नहीं, अब हम भी हैं भाई, ये बात थी, ठीक है। तो आगे है प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति। देखो, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति का मतलब ये है था कि उस समय यूएनओ जैसा कोई भी संगठन नहीं था, ना सार्क था, ना यूएनओ था, ना डब्ल्यूएचओ था, ना आईएलओ था। ये सबसे बाद में आई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब हमें लगा कि यार अब तो हमें चेंजेस करना पड़ेगा, अभी हम शांति चाहिए। तो उस टाइम अगर मैं बात करूँ, जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तो बस ये था कि कैसे न कैसे आप अपने आप को बचा कर रखो, कैसे न कैसे आप दूसरे के साथ संधि करो, ताकि आप तीसरे बंदे को अपने साम्राज्य में मिलाकर और अपना साम्राज्य बढ़ा सको। कैसे न कैसे कॉलोनीज को कंट्रोल करना शुरू कर दो, ताकि आप वहां से कच्चा माल लेकर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सके आगे। फिर हम आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रेस की नकारात्मक भूमिका। देखो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि युद्ध के 40 साल पहले कई सरकारों ने देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए ईमानदार प्रयास किए, लेकिन प्रेस ने जनता के बीच युद्ध मनोविज्ञान बनाने में प्रमुख खराब खेल खेला। यानी कि जो चीज़ वो करते थे, मान लो वो अच्छा भी कर रहे थे, तो पर प्रेस वाले क्या करते थे, उसको अगेंस्ट जाके बता देते थे, ठीक है। अब रीज़न क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन ये ऐसे प्रूफ मिले हैं कि इसमें प्रेस का भी बहुत गलत रोल रहा है, ठीक है। नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। देखो, एक नेता पूरे राष्ट्र को चला भी सकता है, एक नेता पूरे राष्ट्र को तबाह भी कर सकता है। इंदिरा गांधी ने चाहा था मैं पूरे भारत पे राज करूंगी, लेकिन देखो रीजन क्या उसका मतलब निकला, एट्रोसिटी पे पहुंच गई, तानाशाही पे आ गई, तो 77 में सरकार उसकी गिर गई थी, ठीक है। वही बात जब हिटलर की करते थे, तो उसने भी वर्ल्ड पे राज करने का सोचा था, लेकिन उसके रिजल्ट क्या निकला, उसको बहुत बुरी मौत मिली। तो ये उसके पर्सनल इंटरेस्ट थे कि भाई मुझे राज करना है। और यही रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड वो किसी की आंख में खटक रहे थे, ठीक है। जब ऑस्ट्रिया पहुंचे तो उनको उड़ा दिया गया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच प्रतिद्वंदिता ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को खराब कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने साम्राज्य का विस्तार स्लाव क्षेत्र को छोड़, देखो मैंने फिर से बात करूँ ना, साम्राज्य का विस्तार। यहाँ पर क्या होता है ना, बस विस्तार करी जाओ करी जाओ। एक टाइम होता था, जब हम अगर इंडिया में बात करें, अश्वमेध यज्ञ होता था,
शायद आप लोगों ने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि एक राजा अपने हाथों से घोड़े को छोड़ देता था। वो अगर बहुत दूर तक चला जाता था और ये खबर नहीं आती थी भी किसी ने उसको रोक के बोला है कि मैं युद्ध करूंगा, जहां पर जाके वो रुक जाता था ना, वहां पर जाके उस राज्य का झंडा गड़ जाता था और बोला जाता कि यहाँ तक मेरी चलती है। इसके आगे मान लो कोई राजा किसी उस घोड़े को रोक देता, पकड़ लेता है, तो फिर युद्ध होता था। यही चीज थी यहाँ पर भी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में भी और वर्ल्ड में भी। राज्य का विस्तार में विस्तार, चली जाओ चली जाओ चली जाओ, कैसे भी कर लो, जबरदस्ती चाहे उसको कर लो कंट्रोल आप। तो एक बार कंट्रोल कर लोगे, दो बार कंट्रोल कर लोगे, तीसरी बार तो वो बंदा फिर विरोध करेगा। फिर मैंने आपको बता ही दिया है, ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और यहीं से हवा मिल गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि जैसे पता लगा भी हमारे जो ऑस्ट्रिया वालों को क्या हमारे महाराज को मार दिया, तो ऑस्ट्रिया ने फिर हमले की वो कर दी। और फिर जब मान लो, अब देखो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ, तो देखो उसने वो कर दिया विद्रोह। अब जिनको सर्बिया से प्रॉब्लम थी वो सभी भी ऑस्ट्रिया के साथ आ गए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये तो और बढ़ गया। जो सर्बिया के साथ थे उन्होंने बोला सर्बिया पे तुम अटैक करोगे तो हम सर्बिया के साथ हैं। ऑस्ट्रिया की तरफ से वाले बोले भी तुमने देखो इसका राजा मारा, हम इसके फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ आएंगे। होता है ना, कभी लड़ाई हो जाती है तो आपके चार पांच फ्रेंड आपके साथ चलते हैं, उसके भी आएंगे आपके भी आएंगे और लड़ोगे और फिर टूटोगे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन था। अब देखिए, लड़ लिए, नुकसान हो गया। अब तो फिर चुप करना पड़ता है ना। जब गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ होती, क्या होता है, एक बार तो पूरी तरह तरह से चीख चिल्ला मचा देते हैं। फिर उसको जब थक जाते हैं, भैया अब तो थका नहीं जाएगा, फिर हाँ जी करके चले जाते हैं। होता है ना। तो यहाँ क्या हुआ, शांति समझौता हो गया। 1919-20 के दौरान मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच कई शांति संधियां पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साइल की संधि। जो वर्साइल की संधि थी ना, मैं आपको बता दूं, इससे आगे वाली चीज़ें आप पढ़ लेना, क्योंकि ये स्टैटिकल पार्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, मैं आपको वर्साइल की संधि के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, वर्साइल की जो संधि थी ना, पहले आप इस जो आपका ये पूरा टॉपिक है ना, ये वाला, ये इसको सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यह जर्मन पर लगाई गई सबसे अपमानजनक संधि थी। जर्मन प्रतिनिधियों ने भी परामर्श नहीं किया गया था कि आप मान लीजिए हम किसी के खिलाफ संधि कर रहे हैं, हमने उनसे पूछा था कि नहीं कि आपके लिए हम संधि कर रहे हैं, आपके लिए हम एक समझौता लेकर आए हैं, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब उन्हें पेरिस आमंत्रित किया गया था, लेकिन दूर के होटल में कंटीली तारों और पुलिस कर्मियों के घेरे में रखा गया था। उन्हें केवल तभी बुलाया गया था जब मसौदा हस्तांतरण, ठीक है, यानी कि ड्राफ्ट तैयार हो गया था। और दूसरी बार में तब बुलाया गया जब उनसे साइन करवाने थे कि हमने ये यहाँ पे कंडीशंस लगाई, आप मानो। जर्मन प्रतिनिधि मंडल को मुख्य मेज पर बैठने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपराधियों की तरह सशस्त्र गार्ड द्वारा ले जाया गया था। संधियों में प्रावधान भी बहुत कठोर थे। जर्मन ने सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से खो दिया, उसे उसके अधिकांश पड़ोसी देशों में वितरित किया गया, ठीक है। उसने विदेशी क्षेत्रों को भी खो दिया। कुल मिलाकर उसने अपने क्षेत्र का 15% और अपनी जनसंख्या का 10वां हिस्सा गंवा दिया। कहने का मतलब ये था कि उसकी सारी चीजें बांट ली गई थी। अगर मान लो कि जर्मन अकेला था, 5 राष्ट्रों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो एक कहता कि मैं उसका साउथ वाला पार्ट ले लूंगा, दूसरा कहता है मैं नॉर्थ ले लूंगा, तीसरा कहता है मैं उसकी मिलिट्री ले रहा हूँ, चौथा कह रहा है मैं यहाँ पे गवर्नमेंट चलाऊंगा, पंजवा कह रहा है कि मैं यहाँ की सरकार को और पूरे आपके सारे का रिकॉर्ड रखूंगा। तो भी जर्मन से भी तो पूछ लो। वो चीज़ यहाँ नहीं हुई। जर्मन की ईगो हर्ट हो गई। हिटलर को इसी बात का गुस्सा था, और उसी बात का नतीजा सेकंड वर्ल्ड वॉर निकला, ठीक है। लो जी, पहुंच गई सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन के हमले के साथ शुरू हुआ। फिर से जर्मन भाई जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। पोलैंड पोलैंड को स्वागत करते हुए जर्मन ने पोलैंड पर 1939 पर अटैक कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के बचाव में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसके भाई बंधु थे वो, ठीक है। उस टाइम ना गुट बन चुके थे, ठीक है। मैं बात करूँ तो जो वन फॉर ऑल फॉर वन वाला सिस्टम मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना, वो कुछ यहाँ पर लागू होता है। पोलैंड के बचाव में फ्रांस और ब्रिटेन थे, ठीक है। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी राष्ट्र जब किसी की मदद करता है ना, वो किसी लालच के तौर पर ही करता है। इसकी मदद की गई थी पोलैंड की, तो कोई ना कोई लालच ज़रूर था, क्योंकि जर्मन अगर बढ़ गया तो इससे ब्रिटेन और फ्रांस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, ठीक है। इसीलिए वो आगे की चल यार, बहाना मिल गया इसको ख़त्म करने का। वो तो इनडायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब तो संधि हो चुकी है। लेकिन जब इसने अटैक कर ही दिया है, तो अब ये फिर उसको खाल उधेड़ने के लिए पहुंच गया, ठीक है। 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर हमला शुरू कर दिया। जल्द ही कई देशों ने जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। जापान ने भी चीन पर, अब जापान देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे थे, इन्होंने ना तो जो जर्मनी पर अटैक किया ना किसी और पर, इनके काउंटर पार्ट थे चीन, इन्होंने चीन पर अटैक कर दिया, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ, इटली कुछ समय के लिए तटस्थ रहा, वो देखता रहा भी एक बार लड़ लो तुम सभी लोग, जब ये कमजोर पड़ जाएंगे ना तब मैं इन पे हावी हो जाऊंगा। लेकिन अंत में जून 1940 में जर्मन की तरफ से शामिल हो गया था वो, ठीक है। पलड़ा जहाँ भारी हुआ वहां जाके बढ़ गया। आप लोगों को याद होगा कि इटली और जर्मन में दो तानाशाह थे जो आपस में फ्रेंड्स थे, जर्मन के हिटलर और इटली का कौन था, मुसोलिनी। जर्मनी के कई देशों पर जीत हासिल करने के बाद 22 जून 1941 को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हो गई। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बहुत बमबारी कर दी गई। इसकी जो एक पिक्चर पर्ल हार्बर जो हॉलीवुड चैनल पर चलती है, आप जरूर देखना, वो रियल है और बहुत ही खौफनाक फिल्म है। वाकई उसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो एग्जैक्टली हुआ था। ये युद्ध लड़ा गया और तथा फिर मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत अमेरिका और उसके सहयोगी थे, और धुरी शक्तियां जिसमें जर्मन, इटली और जापान के बीच। यह युद्ध इटली, जर्मन और जापान के बिना शर्त समर्पण के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताई है, मेन मेन रीजंस क्या रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पे ज़रूर एक बार इस चीज़ को जानना कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हुई थी उसके क्या मेन रीजन थे, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, बुक्स में अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग तरह से बातें लिखी होती है, लेकिन जब आप वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो बहुत ईजी वे में आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करके जाइए। अब है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो देखो, फर्स्ट वर्साइल की संधि, ये आप जानते हो, वर्साई की जो संधि थी, बहुत ज़्यादा उस पर कर्ज लगा दिया गया था, उसका सब कुछ छीन लिया था। ये तो एक वो कर दिया था, एक बंदे से उसके कपड़े तक उतार लिए गए, उसकी प्रॉपर्टी ले ली गई और उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। जिसके पास ना तो जॉब है ना खाने के लिए, तो वो 1 करोड़ का जुर्माना कैसे दे देगा भाई, फिर तो वो गुस्सा करेगा ना, गलत रास्ते पर जाएगा। जर्मन ने वही किया था वर्साइल की संधि के बाद। ठीक है, सभी को सबक सिखाया था जिसने इस संधि में भाग लिया था और जो जो इसके पीछे कारण बना। सामूहिक सुरक्षा की विफलता, देखो उस टाइम ना लीग ऑफ नेशन बना तो हुआ था 1919 की बात की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है शायद लीग ऑफ नेशन बन चुका था। ठीक है, अब लीग ऑफ नेशन क्या था, वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था। उसको या तो ब्रिटेन चला रहा था या उसको मेरे को लगता है फ्रांस वगैरह वाले चला रहे थे। ठीक है, तो वो जो अब एक हम बोलते हैं ना, जैसे एक संस्था में सिफारिशें चलती है, मान लो कि मेरी सिफारिश अगर किसी संस्था में चल रही है, ठीक है, उसने कुछ गलत कर दिया, उसको पता है मैंने ही गलत किया है और वो अपील भी मेरे पास ही कर सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, उस बंदे को पता होगा यार मैंने अपील करी है तो मेरी तो सुनाई नहीं होगी। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है। लीग ऑफ नेशन वही चीज़ थी कि ये नाम की संस्था थी, बस एक फोटो लगा दी थी लीग ऑफ नेशन, उसको देख के चले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे युद्ध हो रहा है, हो जाने दो कुछ भी, क्योंकि इसको कंट्रोल ही इस तरीके से किया जा रहा था। मान लो किसी एक बंदे की अगर वो चेयरमैनशिप आ जाती है ना, तो वो अपनी मर्जी से इसको चलाता था। ठीक है, निशस्त्रीकरण की विफलता हो रही थी। पेरिस शांति सम्मेलन में ना कुछ निर्णय लिए गए थे कि हम हथियारों को कम करेंगे, क्योंकि हथियारों की दौड़ ही युद्ध को जन्म दे रही है और युद्ध अग्रेशन आता है, अग्रेशन से अशांति फैलती है। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। निशस्त्रीकरण भी फेल हो गया। लोग नीचे ही नीचे हथियार जमा कर रहे थे क्योंकि सबको डाउट रहता था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि यार ऐसा हो सकता है कि मतलब वो मतलब जमा ना करे। अब सभी के पास गुप्तचर व्यवस्था थी, ठीक है, स्पॉइल सिस्टम थे, तो स्पाइस को भेज देते थे कि जाओ चेक करके आओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कहते थे सर ये तो माल इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो कहते अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो नीचे नीचे सब कुछ चल रहा था, ऊपर से दिखा रहा था भी हम तो मैं निशस्त्रीकरण को मानते, नमस्कार जी, मैं तो निशस्त्रीकरण का भगत हूँ। विश्व आर्थिक संकट, भाई इतने युद्ध होंगे, इस तरह के बुरी तरह से लड़ोगे, इतनी मैन पावर वेस्ट होगी, इतना हम खर्चा करेंगे, क्योंकि जब वो जाते हैं पेट्रोल का खर्चा, ठीक है, उनको प्लेन्स में लेकर जाना है, अच्छे अच्छे प्लेन्स भी चाहिए होते हैं, हम बारूद खरीद रहे हैं, हम लड़ाई के लिए उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमें उनको खाना प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, हम अपनी पूरी इकोनॉमी को वेस्ट कर रहे हैं, तो विश्व में आर्थिक संकट आ गया था, जिसका कारण रिजल्ट 1930 की जो विश्व महामारी निकली। महामारी में यहाँ पर आर्थिक महामारी कहूँगा। ठीक है, बहुत बड़ी मंदी आई थी 1930 में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज़ के बारे में। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी, जर्मन, इटली और जापान ने 1936 से 37 में एंटी कमिटन संधि का पालन करते हुए एक कम्युनिस्ट विरोधी मोर्चा बना लिया। अब इन्होंने अलग बात कर ली। इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, अपने साम्राज्य का विस्तार करो कैसे न कैसे करके। उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और युद्ध को महिमा मंडित किया, और उन्होंने चीन, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और पोलैंड जैसे छोटे देशों को पीड़ित किया, और उनकी आक्रामकता और युद्ध जैसे कृत्य अदंडित रहे। कहने का मतलब ये था कि इन्होंने ना रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी बना ली, मतलब एक अपना ग्रुप बना लिया। इन्होंने सोचा बड़ी मछली को पकड़ने के बजाय ना पहले हम छोटी छोटी मछली को पकड़ के ना अपना साम्राज्य बढ़ा ले। जब हम बढ़ जाएंगे, हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम बड़े से टक्कर ले सकते हैं, फिर हम बड़े से टक्कर लेंगे।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या, देखो अल्पसंख्यक तो नॉर्मल सी बात है, जो पावरफुल होगा तो वो तो पावरफुल के साथ लड़ेगा, लेकिन पावरफुल के नीचे जो बेचारे लोग होते हैं जो उसके डिसीजन का पालन करते हैं बाकायदा, वो बेचारे बिना वजह पिस जाएंगे। वो यहाँ यही रहा था। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो फेवर करते हैं और कुछ लोग होते हैं नहीं फेवर करते, और कुछ लोग होते हैं जो पीछे की तरफ खड़े रहते हैं। जो ये पीछे वाले होते हैं ना, ये अल्पसंख्यक होते हैं। ये कहते हैं ना लड़ो मत, हमें आराम से रहने दो, लेकिन फिर भी पता ही है कि जब उसने लड़ाई मोल ले लिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, तो नुकसान हमारा भी हो रहा है। लीग की विफलता, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लीग की विफलता, पोलैंड पर जर्मन का हमला। देखो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। ठीक है, जब ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके साथ सहयोग के लिए यूएसएसआर के प्रयास को नजरअंदाज कर दिया, तो हिटलर ने स्टॉलिन के साथ एक गैर आक्रामक समझौते में प्रवेश किया। दोनों देशों ने पूर्वी यूरोप को अपने प्रभाव क्षेत्र में विभाजित करने का संकल्प लिया था। हिटलर पोलैंड में अपने जर्मन अल्पसंख्यकों के लिए न्याय चाहता था, और इसलिए उसने पश्चिमी पोलैंड पर हमला कर दिया, और यूएसएसआर ने पूर्व से पोलैंड में अपने सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को किसी भी हमले के मामले में उसकी सहायता का आश्वासन दिया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने पोलैंड का बचाव करने के लिए जर्मनी पर हमला कर दिया। कई अन्य देशों ने जर्मनी पर हमला किया, जिस कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। बस वही था कि तूने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा, मैंने तो प्रॉमिस किया था ये मेरा फ्रेंड है, इसको कल को मारेगा तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अब वो उसके साथ घुस गया। ठीक है, उधर से वो कह रहा है कि तूने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा, जर्मनी मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ से जो इटली थी वो उसके साथ आ गया, और इन लोगों ने सोचा कि यार इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था। ठीक है, जर्मन ने बोला, जर्मन का जो मेन रीज़न था ना इस युद्ध में, ये सेकंड विश्व युद्ध को शुरू करने का, वो मेन यही था कि वर्साय की संधि से वो काफ़ी परेशान था। वो कह रहा था कि वर्साय की जो संधि हुई है ना, ये नाजायज़ गलत संधि है, इसमें मेरा पूरा लॉस हुआ है, इतना मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, क्योंकि बाकी जैसे बोलते हैं ना चालाक बंदे, बाकी सभी ने जर्मनी को ठोक दिया, और अपनी जो कर्म थे, अपनी जो बुरी आदतें ना वो पीछे छुपा लेगा। नहीं नहीं, जर्मन गलत है, जर्मन ने किया है सर, ऐसे जर्मन ने बोला मुझे। तो वो जर्मन फिर भड़क गया, और फिर वो ऐसा भड़का कि उसने दूसरे विश्व युद्ध को आगाज कर दिया। ठीक है, बाकी आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसी हुई है, आप देख रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के ऊपर जो जर्मनी सॉरी अमेरिका के ऊपर जापान ने पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया था, उसका बहुत बड़ा एक सैन्य बाड़ा था। ठीक है, उसमें से नौसेना खड़ी थी, बहुत सारे लोगों को वहां पर मार दिया गया था। इतनी बुरी तरीके से जो पर्ल हार्बर पिक्चर अगर आप देखोगे ना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पर्ल हार्बर पर एग्जैक्टली हुआ गया था। ठीक है, 7 मई 1945 को जर्मन सरकार ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इतना युद्ध लड़ा, इतना नुकसान करा, एंड में आके आत्मसमर्पण ही करना पड़ता है। एंड में आके संधियां ही होती हैं, चाहे कुछ मर्जी कर लो। एक बार पूरा जोर लगता है, एक बार पूरा जोर लगाने के बाद एंड में आके बंदा यही कहता है चलो भी समझौता कर लो, ना तेरी ना मेरी, अब हम शांति से रहेंगे, क्योंकि सबको शांति ही पसंद है। ठीक है, अमेरिका भी अब कहाँ कम था, उसने 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर क्या कर दिया, परमाणु बम गिर दिया। क्योंकि उसने 7 दिसंबर को जो पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जापान में, उसका बदला लेने के लिए उसने फिर 45 में जाकर सीधा बमबारी कर दी, तो नले पे दहला कर दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था। ये सब चीज़ें क्या दिखाती है, ये अग्रेशन को दिखाती है, ईगो को दिखाती है, कि तूने ऐसा क्या किया, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा था भाई। तो बस वही था, जहाँ पर जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, तो वहीं उसने अमेरिका ने उसके हिरोशिमा और नागासाकी को उड़ा दिया। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या रीजंस थे, क्यों हुए, ये खत्म होता है। उसके बाद हम थर्ड यूनिट पर आते हैं, यथार्थवाद। देखो यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिटी, रियल में क्या है। मैं आपको ऑलरेडी पीछे जो आपकी जो मूल कॉन्सेप्ट्स आए थे, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उनमें इन चीज़ों को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा बस मैं आपको इसकी ओवरव्यू ही दूंगा कि यथार्थवाद की आखिर मुख्य अवधारणाएं क्या है। देखो यथार्थवाद की इस धारणा के 3 अर्थ निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संप्रभुता राज्य और राज्यों के मध्य संघर्ष का एक क्षेत्र है। वो कहते हैं हमेशा लड़ते रहते हैं ये लोग, संघर्ष चलता रहेगा। अब वो चाहे इकोनॉमिक फैक्टर से ले लो, चाहे वो आप किसी और फैक्टर से ले लो। पहले तो होता था कि अपने ज़मीन को बढ़ाना है, आज इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर हम लड़ते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यथार्थवादी कि ये संघर्ष का एक केंद्र बना हुआ है। ठीक, अगली बात बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य संप्रभुता एकात्मक और तर्क संगत करता है। कम से कम वैचारिक स्तर पर संप्रभुता राज्य निश्चित रूप से शक्तिशाली होते हैं और निश्चित राजनीतिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत होते हैं। वे लागत लाभ विश्लेषण करते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर राष्ट्र की एक न एक विचारधारा होती है, उसकी पालना करके वो अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति करता है। ठीक है,
उसके बाद है अन्य राज्यों के साथ बातचीत में प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के हित को बढ़ावा देता है, देने की और गारंटी देने का प्रयास करता है। मैंने आपको डिप्लोमेसी पढ़ाया था जब हम पीछे पढ़ रहे थे, 2-3 जो मैंने वीडियोस डाली हैं। मैंने डिप्लोमेसी वर्ड को बहुत बार डिस्कस किया था और लास्ट भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि ना चाहते हुए भी मैं आपको कोई सामान बेच दूँ। एक ऐसा दुकानदार है, कूटनीति एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आप जाओगे, आप चाहे मन बना के चले जाओ मैंने कुछ नहीं खरीदना, लेकिन दुकानदार ऐसी बात करेगा कि आपको खरीदने पड़ सकती है। ये डिप्लोमेसी होती है। तो वो बोलते हैं इसमें कि वो डिप्लोमेटिक होते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक से अपनी बात अपने हितों को सामने रखते हैं और अपना फायदा करते हैं। आईआर अपने चरित्र से अराजक है। यथार्थवाद में अराजकता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करती है। वो कहते हैं अराजकता फैली हुई है, कोई टिका नहीं हुआ है, हर कोई युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, हर कोई शक्ति के लिए संघर्ष के लिए तैयार खड़ा है, हर कोई ये बोलता है कि यार कब जरूरत पड़े मैं युद्ध कर लूँगा, क्योंकि आप सब जानते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर राष्ट्र के पास परमाणु बम है। युद्ध करने के लिए कोई भी तैयार है। आज अगर हमारे पाकिस्तान हमें अगर आंख दिखाता है तो हम बोलते भी आ जा भाई, आंख दिखाने क्या होता है, दो दो हाथ कर ले, पता चल जाएगा किस में कितना दम है। वो वहीं टिक जाते हैं क्योंकि उसको भी पता है कि परमाणु उनके पास है, परमाणु मेरे पास भी है, मैंने चला दिया मेरा तो नाश हो जाएगा, ये तो फिर भी बच जाएंगे। ठीक है, तो अराजकता की स्थिति है। संसाधनों पर नियंत्रण विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य भौतिक संसाधनों पर अधिकतम नियंत्रण हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब भौतिक संसाधनों में बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे वो मिलिट्री पावर ले लीजिए, चाहे वो अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए सैन्य पावर बढ़ाना हो, चाहे इक्विपमेंट्स खरीदना हो, चाहे जो हमारे रिसोर्सेज है उन्हें बेच कर ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना हो, ताकि हम कल को अगर कोई भी सामान खरीदेंगे तो हमें डॉलर में खरीदना होता है ना, तो फिर इसके लिए हम उतना पैसा तो फॉरेन करेंसी तो हम सेव करके रख सके। तो संसाधनों पर नियंत्रण विश्व राजनीति के लिए मौलिक। अब इसमें एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ आपको। देखो जो सऊदी अरेबिया है उसके पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है, वही डिसाइड करता है वर्ल्ड में कितना तेल कितने पैसे में देना है। वर्ल्ड क्या है, वो भूखा हुआ ऐसे करके भाई हमें तो तेल दे दो भाई, ज़रूरत है भाई तेल। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसकी कैडली कार है ना, वो भी तेल से ही चलती है, जो कहाँ से आता है, दुबई से। तो नियंत्रण विश्व राजनीति के लिए मौलिक है। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं आप आगे पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। शास्त्रीय यथार्थवाद, यथार्थवाद के बाद शास्त्रीय यथार्थवाद की बात आती है। यथार्थवाद को एक लंबी और समृद्ध बौद्धिक परंपरा विरासत में मिली है। इसके प्रमुख दावों को ग्रीस, रोम, भारत और चीन के महत्वपूर्ण कार्यों में पाया जा सकता है। विद्वानों का सुझाव है कि ग्रीक दार्शनिक थ्यूसाइडस का हिस्ट्री ऑफ द पोलोपोनीसियन, जिनका बुक का नाम है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलिस्पोलियन वॉर नैतिकता के निरोधक प्रभावों के बारे में यथार्थवाद के संशयवाद को दर्शाता है। थ्यूसाइडस नोट करता है कि जो सही है वह केवल बराबर वालों के बीच मायने रखता है, अन्यथा मजबूर वही करते हैं जो वे कर सकते हैं। ठीक है, और कमजोर को वही भुगतना पड़ता है जो उन्हें करना चाहिए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के अस्तित्व और विस्तार के संबंध में विस्तार से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वे आप याद कर लेना कि थ्यूसाइडस ने क्या बोला था और कौटिल्य ने क्या बोला, क्योंकि जब भी एग्जाम आता है तो इसका कोटेशन आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए ज़रूरी हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअल में शास्त्रीय यथार्थवाद क्या बोलता है। वो ये कहता है कि शक्ति की इच्छा और अधिक शक्ति संचयन करना मानव स्वभाव में निहित है। यह समझ में आता है कि राज्य लगातार संयम के बिना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद मानव स्वभाव के संदर्भ में संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्ति की व्याख्या करता है। वो कहते हैं कि अगर युद्ध हुए हैं ना और आगे हो रही हैं, होंगे भी, तो वो सब चीज़ें ह्यूमन के नेचर में ऑलरेडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरह से आप ये समझ लो कि इनडायरेक्टली वो बोलते हैं कि युद्ध तो हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं और होने दो। ठीक है, शास्त्रीय यथार्थवाद के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है, शक्ति के लिए संघर्ष है, बिल्कुल सही बात है। हर कोई चाहता है कि मैं पावरफुल बनूं। अमेरिका बोलता है मैं पावरफुल था, मैं पावरफुल हूँ और हमेशा रहूंगा। ब्रिटेन कहता है तू कैसे कह सकता है, मैं भी तेरे से आगे निकलूंगा। चीन कहता है मैं भी तुमसे आगे निकलूंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक शक्ति का मॉडल बन गई है, संघर्ष चल रहा है शक्ति के लिए। राज्य अहमवाद और संघर्षम, देखो संघर्ष फिर से वहीं आ रहा है। अहमवाद में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबके अंदर ईगो होती है। ठीक है, अगर आज अमेरिका को कोई, जैसे अमेरिका का 2001 पर, ये पता नहीं 11 में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसकी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि वो अपने आप को इतना पावरफुल और सुरक्षित ये समझता था कि वहाँ पर कोई भी आतंकवादी ऐसे आ नहीं सकता। और जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया ना, तो उसके अहम अहम को, यानी कि उसकी ईगो को हर्ट हुआ, तो उसने संघर्ष को क्या किया, चुनौती दे डाली कि अब तो हम संघर्ष करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो, भारत हमेशा से ही अमेरिका और बाकी राष्ट्रों को बोलता रहा है कि भी आतंकवाद बड़ी समस्या है, पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, सुन लो। वो नहीं सुनते थे, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ ना, तभी सुनने अमेरिका ने कान खुले, दिमाग खुली, आँख खुली, ठीक है, और उसने जाके सीधा तालिबान को खत्म कर दिया। ठीक है। एक तर्कसंगत शासनकाल राष्ट्रीय हित में कार्य करती है। यहाँ पर एक देखो चीज, ये तो देखिए आप पढ़ लीजिएगा अंदर क्या है, मैं आपको कंप्लीट चीज बता देता हूँ। राष्ट्र हित सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक राज्य के लिए। अपने राष्ट्र को कैसे वो रन करेगा, अपने राष्ट्र के लिए वो कैसे काम करेगा। एक नेता जब चुना जाता है ना, तो वर्ल्ड उसको ये देखता है, यार इसके साथ मेरी बनती है कि नहीं बनती है। जॉन बाइडेन अभी बने हैं, इंडिया के साथ उसकी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि उसकी सोच कहीं ना कहीं चाइना के साथ जुड़ती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा उसने चाइना के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के हित जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे हित जुड़े थे, उन्होंने किया था, उन्होंने तो चाइना पर तो सीधा प्रतिबंध ही लगा दिया था। ठीक है, और जो बराक ओबामा थे वो थोड़े लिबरल टाइप के लोग बंदे थे, उन्होंने अमेरिका के साथ भी बना के रखा, सॉरी भारत के साथ भी बनाया, चाइना के साथ भी बनाया, पाकिस्तान के साथ भी बना के रखे। राष्ट्रीय हित साधना, राजनीतिक नैतिकता। देखो, यथार्थवादी परंपरा में शासन कला के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका राष्ट्रीय हित के बारे में चिंता है। यह चिंता राजनीतिक नैतिकता पर यथार्थवादी रूप को उजागर करती है। राजनीतिक जो नैतिकता की राष्ट्रीय आधारित अवधारणा है ना, बल्कि वो सार्वजनिक नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय हित ना राजनीतिक नैतिकता के साथ जुड़ते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, इसमें किन किन तरह के टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वो आप ये कोटेशंस को पढ़िएगा, जो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी को, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी को बढ़ाएगी। मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इन चीज़ों को बता चुका हूँ। ठीक है, शक्ति की राजनीति का मतलब अंतहीन संघर्ष और युद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई खास समझाने वाला नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। नव यथार्थवाद, यथार्थवाद, शास्त्रीय यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। 1970 के दशक में नए विचारों का उदय हुआ, जो नव यथार्थवाद था। उनमें थे कुछ शास्त्रीय यथार्थवादी मान्यताओं के आलोचक थी, जैसा कि केंथ वॉल्टर्स ने कहा था कि एक साथ इन विचारों को नव यथार्थ या संरचनात्मक यथार्थवाद के रूप में वर्णित किया गया था। वॉल्ट्स ने 1979 में अपनी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी और अभिव्यक्ति संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रयोग किया। मतलब देखिए, आप ये चीज़ याद रखना, 1970 में नव यथार्थवाद का जन्म होता है, लेकिन इसको एग्जैक्टली अगर आप बोलो ना, कंक्रीट इसको सर्टिफाइड कब किया गया, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बुक है 1979 की, वॉल्ट्स की, उसमें। ठीक है, नव यथार्थवाद के बारे में मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो क्या था, क्योंकि जब हम यथार्थवाद पढ़ रहे थे, नव यथार्थवाद पढ़ा, नारीवाद पढ़ा, मैंने उसमें इन सभी चीज़ों को आपको डिस्कस कर दिया था। थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं कि अराजकता अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संगठित सिद्धांत है। अराजकता फिर से वहीं युद्ध के साथ जुड़ रही है। ठीक है, युद्ध होंगे, लालसा बढ़ी रहती है, लालच रहता है कि हम कैसे न कैसे आगे निकलें, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक संगठित सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब कंक्रीट बात है, युद्ध युद्ध युद्ध, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, शक्ति के लिए संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, ये सब चलते रहेंगे। ठीक है, सुरक्षा की दुविधा, वही बात है, युद्ध जब है तो सुरक्षा की दुविधा तो बनी रहेगी। इसलिए शस्त्रीकरण चलता रहेगा, हम हथियार बनाते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, अपनी शक्ति बढ़ाते रहेंगे, दूसरे को जताते रहेंगे भी पंगा मत ले लेना, हमारे पास भी पावर बहुत है। शक्ति संतुलन, दुविधा और स्थिरता। शक्ति संतुलन तो देखिए एक नाम का ही शक्ति संतुलन है। हाँ, सभी को पता है कि जब सब लोग पावरफुल है तो कोई किसी से पंगा नहीं लेता। ठीक है, ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, ध्रुव बने होते हैं। जब हम एक जानते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, ठीक है, कुछ लोग इसको फेवर करेंगे, कुछ लोग इसको फेवर करेंगे, लेकिन वही पता है कि दोनों इक्वल है, पावरफुल है, तो फिर भाई ठीक है, हाथ जोड़े, तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहूंगा, बस। आगे हम चलते हैं, यथार्थवाद की आलोचना। आलोचना को मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहीं से आपका यथार्थवाद का जो ये सिस्टम है, ये ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे यथार्थवाद से रिलेटेड या आईआर से रिलेटेड, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं और आप
काफ़ी अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगी। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।